Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम थर्ड सेमिस्टर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स कवर कर रहे थे एंड हम लोग यूनिट 3 रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी कवर कर रहे थे। ओके, अभी तक हम लोगों ने सर रजिस्ट्रेशन में कहाँ तक कवर किया है? रजिस्ट्रेशन में अभी तक हम लोगों ने कवर किया है What are the advantages of taking voluntary and compulsory registration under GST? GST में सर रजिस्ट्रेशन लेने से हमें क्या क्या फायदा मिलता है। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था सर व्हाट आर द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टेकिंग रजिस्ट्रेशन इन डिफरेंट स्टेट्स अंडर जीएसटी। डिफरेंट स्टेट में इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जीएसटी में थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब कितने का सेल कितने का टर्नओवर करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो टर्नओवर की कैलकुलेशन होता है उस टर्नओवर की कैलकुलेशन में कौन कौन सी चीजें आएगा कौन कौन सी चीजें नहीं आएगा वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। कौन कौन से ऐसे पर्सन है जिन्हें जीएसटी में कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन लेना है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सर आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले? आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। मैं सही में बताऊं स्टूडेंट्स, यही जो है ना ये जीएसटी का सबसे पहला पार्ट है। अगर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है या फिर आपको किसी भी पर्सन का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप क्या करोगे, जीएसटी का प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी सीए के पास जाओगे, किसी सीएमए के पास जाओगे या फिर किसी लॉयर के पास जाओगे तो आप क्या करोगे ना, अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो वो आपसे 3 से 4 हजार रुपए चार्ज करेंगे। तो अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आ जाएगा तो आप 3 to 4,000 कमा सकते हो। सही है, बिल्कुल। सर क्या आप हमें प्रैक्टिकली जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे? बिल्कुल, मैं आपके लिए प्रैक्टिकली जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करके बताऊंगा। लेकिन फिलहाल एक बात अभी समझ लो कि अभी हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में हम थ्योरी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। प्रैक्टिकल क्लास में आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे लेते। सही है, बिल्कुल सर। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे हाउ टू टेक रजिस्ट्रेशन और व्हाट आर द प्रोसीजर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। सही है, बिल्कुल सर। सो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स दो पार्ट में डिवाइड है, एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको कुछ डिटेल्स देना है, अपना बेसिक डिटेल्स जो है, ओके, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। एक बार हम पार्ट ए कवर करेंगे फिर उसके बाद पार्ट बी में चलेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट चाहिए टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज योर पैन कार्ड। ओके, तो यहाँ पे वही दे रहा है, एवरी पर्सन इज लायबल टू गेट रजिस्टर्ड एंड पर्सन सीकिंग वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन शैल बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन डिक्लेयर हिज परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन पार्ट ए ऑफ द फॉर्म जीएसटी आरईजी रजिस्ट्रेशन 1 ऑन द कॉमन पोर्टल। सबसे पहले बोल रहा है कि भाई पहला जो काम स्टार्ट हो जाएगा ना वो ये होगा कि अपना पैन कार्ड आपको देना है और आप किस स्टेट में रहते हो, किस स्टेट के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो वो स्टेट का कोड आपको देना है या फिर स्टेट का नाम बताना है। ओके, अब एक बार आपने पैन कार्ड दे दिया तो आपकी जो भी रजिस्टर्ड पैन कार्ड वाला मोबाइल नंबर है, मतलब पैन कार्ड में जो भी नंबर आपका मेंशन है एंड पैन कार्ड में जो भी ईमेल एड्रेस आपने दे रखा है, ठीक है, उस ईमेल एड्रेस को एंड उस मोबाइल नंबर को एक पैन बेस ओटीपी आएगा। ठीक है, सो पैन इज वैलिडेटेड ऑनलाइन बाय कंपनी बाय कॉमन पोर्टल फॉर सीबीडीटी फ्रॉम सीबीडीटी database and is also be verified through separate OTP sent to PAN linked mobile number and email address। ठीक है, सो पैन बेस मोबाइल नंबर जो होगा एंड ईमेल एड्रेस होगा वो दोनों क्या होगा, दोनों को एक ओटीपी आएगा टू वेरीफाई योर पैन। तो अगर आपने एक बार ओटीपी डाल दिया ना तो आपका क्या हो जाएगा, पैन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर जिसका नाम बोला जाता है शॉर्ट में टीआरएन, एक टीआरएन टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। टेम्पररी रेफरेंस नंबर इज जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट ऑन वैलिडेशन ऑफ द मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। एक बार आपका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड पैन कार्ड आपने डाल दिया, एक टीआरएन जनरेट हो जाएगा, टेम्पररी रेफरेंस नंबर। टेम्पररी रेफरेंस नंबर एक बार जनरेट हो गया, फिर उसके बाद आप क्या करोगे,
पार्ट ए आपका खत्म हो गया। पार्ट ए में बस आपको 4 चीजें देना है, आपका पैन कार्ड, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, खत्म। ठीक है, उसके बाद जो टीआरएन जनरेट होगा, टीआरएन को यूज करके आपको क्या करना है, अपनी दूसरा पार्ट बी फिलअप करना है। पार्ट बी में क्या हो रहा है देखो, यूजिंग द टीआरएन एप्लीकेंट शैल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एप्लीकेशन इन द फॉर्म पार्ट बी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एलोंग विथ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट एट द कॉमन पोर्टल। सर आज के टाइम पे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या चाहिए सर, यहाँ पे है वो डॉक्यूमेंट्स देखो। पार्ट बी ऑफ द एप्लीकेशन कंटेन्स द डिटेल्स सच एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस जुरिस्डिक्शन। देखो कौन सा बिजनेस आपका है, बिजनेस का नेम वो आपको बताना है। जुरिस्डिक्शन, किस जुरिस्डिक्शन में, किस एरिया के अंडर आप आते हो, किस जीएसटी ऑफिस के अंडर आप आते हो। ऑप्शन फॉर द कॉम्पोजिशन, मतलब आप कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हो या फिर आप नॉर्मल स्कीम लेना चाहते हो, वो आ जाएगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कौन सी डेट से स्टार्ट हुआ। रीजन फॉर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, क्या आप अपने मर्जी से रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो या फिर आपका टर्नओवर 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख इससे ज़्यादा हो चुका है, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो चुका है, इस वजह से आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, या फिर आपकी रजिस्ट्रेशन लेने का कोई अदर क्राइटेरिया, क्या आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो, ये सब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है एड्रेस, प्लेस ऑफ द बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, एड्रेस ऑफ पीपीओबी, पीपीओबी का मतलब है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस। सर इसका मतलब क्या है, जो भी आपका बिजनेस का हेड ऑफिस है और जहां पे आप प्राइमरीली अपना बिजनेस करते हो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। नेचर ऑफ एक्टिविटी कैरिड आउट देयर, क्या क्या नेचर, आप क्या क्या काम वहां पे करते हो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में, वो भी आपको बताना है। डिटेल ऑफ द एडिशनल प्लेस ऑफ द बिजनेस, एपीओबी का मतलब क्या है, एपीओबी का मतलब है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसका भी डिटेल्स आप लोगों को देना है। देखो बहुत ही बेसिक चीजें, आज के टाइम पे आपको क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, आपकी मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल एड्रेस, आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स। ओके, आपकी बैंक अकाउंट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बाद में आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है जिस जगह पे आप बिजनेस करना चाहते हो, जिस जगह पे आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, उस एड्रेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, उस एड्रेस, अगर वो जमीन आपका है तो उसका जो लीगल डॉक्यूमेंट है, जो आपकी जमीन के कागजात है ना, जो आपके रजिस्ट्रेशन से वो लेना है। अगर आप रेंटेड रहते हो ना, अगर आप रेंट पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, सो पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका बैंक का जो आपका जो फोटो है वो लगेगा, आपका सिग्नेचर लगेगा, उसके साथ साथ आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो लगेगा। अगर आपका खुद का जमीन है तो जो आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो लगेगा। आपका एक और चीज भी लगेगा आज के डेट में, जो है एनओसी। अगर जमीन आपके नाम पे नहीं है, आपने रेंट पे ले रखा है, तो ओनर से आपको लाना पड़ेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो चलो देखो, डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट्स, डिटेल ऑफ द ऑथराइज सिग्नेचर। ऑथराइज सिग्नेचर मतलब कौन किसके नाम पे बिजनेस चल रहा है, कौन सिग्नेचर वगैरह करेगा। आधार ऑथेंटिकेशन, आधार की वेरिफिकेशन होगा। ये सारे के सारे डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये 5-6 चीजें आप दे देते हो तो आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। देखो, on receipt of such application, an acknowledgement in the prescribed form shall be issued to the applicant. Okay, अगर आपका ये सारा डॉक्यूमेंट रेडी है तो आपको क्या होगा, एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। ओके, एक्नॉलेजमेंट नंबर, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑन रिसिप्ट ऑफ द सच एप्लीकेशन एंड एक्नॉलेजमेंट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म शैल बी इशूड टू द एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिकली। A casual taxable person applying for the registration get a TRN for making advance deposit of tax in the electronic cash ledger and acknowledgement is issued only after the said receipt. अच्छा, अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो आपको एडवांस में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, एस्टिमेटेड टैक्स देना पड़ेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, उसे क्यों एडवांसली टैक्स देना पड़ता है, ये हम आगे जाके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है, सिर्फ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को एडवांसली टैक्स देना है। ठीक है, उसके बाद ही एक्नॉलेजमेंट इशू हो जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। जो जीएसटी ऑफिसर है उसे क्या होगा, इतना सब कुछ करने के बाद एक बार एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट हो गया ना, ARN, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट नंबर, रेफरेंस नंबर, ओके,
एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस, जैसे TRN होता है, एक नंबर आएगा जिसका नाम है ARN, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट नंबर। अगर एक बार ये नंबर आपको मिल गया तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर ऑफिसर यानी कि GST ऑफिसर के पास चला जाएगा। ओके, तो प्रोसेस आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर इज, अच्छा ये वाला जो है वो नेक्स्ट पेज में है, ठीक है। तो आपको ARN नंबर रिसीव हो गया, ARN नंबर रिसीव होने के बाद ये क्या किससे जाएगा, प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगा। तो यहां तक हम थोड़ा सा जल्दी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहला जो काम है वो है पैन की वेरिफिकेशन। आप अपना पैन नंबर एंड आपकी जो भी मोबाइल नंबर है या फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, पैन नंबर आपको देना है, आपका स्टेट जो है वो डिसाइड करना है। उसके बाद आपकी पैन वाले जो मोबाइल नंबर है, पैन वाला मोबाइल नंबर एंड पैन वाला ईमेल एड्रेस, पैन में जो मोबाइल नंबर है, जो ईमेल एड्रेस है, उसको क्या जाएगा, एक OTP जाएगा। वो OTP डालने के बाद आपका पैन कार्ड वैलिडेट हो गया, आपका ईमेल एड्रेस वैलिडेट हो गया। एक बार वो ईमेल एड्रेस पैन कार्ड वैलिडेट हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक TRN नंबर आपका जनरेट होगा। TRN नंबर जनरेट होने के बाद आपको क्या करना है, पार्ट B में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देना है, जैसे कि पैन कार्ड का फोटो वगैरह आपको देना है, आपको आधार कार्ड का फोटो देना है, आपको ईमेल एड्रेस वगैरह देना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिस जगह पे आप बिजनेस करते हो उस जगह के एड्रेस देना है, ईमेल एड्रेस, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है। अगर वो जगह रेंटेड है तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना है। अगर वो जगह खुद का है, आपका खुद का है, तो उसका जो लीगल डॉक्यूमेंट है, जो ओरिजिनल पेपर से, वो आपको अपलोड करना है। ये सब कुछ आप करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका ये सारे के सारे डिटेल्स आपको देने के बाद बैंक डिटेल्स वगैरह आपको देना है। ओके, आधार कार्ड देना है, ऑथराइज आपका जो सिग्नेचर है वो आपको देना है। ये सब देने के बाद एक TRN जनरेट हो जाएगा। TRN एक बार जनरेट हो गया, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद ARN जनरेट होगा, एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट नंबर। एक बार ये ARN जनरेट हो गया तो उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन के लिए प्रॉपर ऑफिसर यानी कि GST ऑफिसर के पास चला जाएगा। ये जो प्रॉपर ऑफिसर है ये कोई नहीं, ये बस GST ऑफिसर है, ठीक है। ओके, GST ऑफिसर के पास चला जाएगा, सही है, बिल्कुल सर। इसके बाद क्या करें, इसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप है वो आता है। अब ये दूसरा स्टेप क्या है सर, दूसरा स्टेप जरा देख लेते। दूसरा स्टेप आई थिंक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जरा जूम इन कर लेते। चलो चलो इसको थोड़ा सा एंगल में दिखाना पड़ेगा ना, ये ऐसा क्यों है। एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा इसे रोटेट कर रहा हूँ, एक और बार हो जाएगा फिर। हाँ आ गया, देखो चलो अब ये आ गया आपके पास। ये है एक्चुअली डिटेल प्रोसीजर। ओके, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझना है कि सर पार्ट B में एक्चुअली कैसे होता है और रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है, क्या सर हमें एग्जाम में यही लिखना है? नहीं, आप अपनी बुक में जैसे, या फिर मैं आपको एक अच्छा सा नोट प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको लिखना है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, लेकिन यहाँ पे आप आराम से समझ पाओगे कि एक्चुअली में रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर कैसे होता है। सही है, चलो अच्छा देखो, पार्ट B स्टार्ट होता है जहां पे आपका प्रॉपर ऑफिसर GST ऑफिसर क्या करेगा, आपकी डॉक्यूमेंट्स की एग्जामिनेशन करेगा, राइट। तो देखो, प्रॉपर ऑफिसर एग्जामाइन द एप्लीकेशन एंड अकम्पेलिंग डॉक्यूमेंट्स। जो भी प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स आर आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे एग्जामिन करेगा। ओके, अच्छा, इफ द सेम आर इन ऑर्डर, ओके, इफ द सेम आर फाउंड इन ऑर्डर, अगर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सही है सर, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इफ यस तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन विदाउट वेरिफिकेशन। ओके, देखो अगर GST ऑफिसर को लगता है कि भाई सब कुछ सही है,
जो भी एड्रेस वगैरह दिया है वो भी सही है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया है वो भी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है, तो वो क्या करेगा 7 दिन के अंदर अंदर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको दे देगा, यानी कि जीएसटी नंबर आपको दे देगा विदाउट साइट वेरिफिकेशन, आपकी साइट में भी नहीं जाएगा। इफ एप्लीकेंट सक्सेसफुली वैलिडेट हिज आधार ऑथेंटिकेशन, अगर आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह सही है तो आपको क्या होगा, पूरा का पूरा जीएसटी नंबर इमीडिएटली मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड विद इन, अगर डॉक्यूमेंट सही है, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड विद इन 30 days ऑफ एप्लीकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द साइट एंड प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि इनकम टैक्स सॉरी जीएसटी ऑफिसर को फिर भी गड़बड़ी लगता है। देखो आपने पार्ट ए में ये वाला जो हमने डिस्कशन किया, इसमें आपने सारा का सारा डॉक्यूमेंट भर दिया, अपने तरफ से सारा का सारा काम कर लिया आप लोगों ने, आपने अपने तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको देना था वो हो गया। जीएसटी डिपार्टमेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिकली बाय ईमेल आपको एआरएन नंबर आ जाएगा, एआरएन नंबर आ जाएगा। एआरएन नंबर आने के बाद अब सारा का सारा काम किसका है, जीएसटी ऑफिसर का है। जीएसटी ऑफिसर क्या करेगा, पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा कि सर ये जो डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने दिया है इज इट ऑथेंटिकेटेड, इज इट करेक्ट डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और नॉट, इस डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर नहीं है तो जीएसटी ऑफिसर कुछ कुछ टाइम क्या करते हैं कि भाई हाँ ठीक है 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन दे देंगे कि भाई कोई हम नहीं जाएंगे आपकी बिजनेस लोकेशन पे, हमें कोई डाउट वगैरह नहीं है, रजिस्ट्रेशन ले लो। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूँ, आके क्या करेंगे, देखेंगे मेरा एक छोटा सा घर है, वहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वगैरह लगा हुआ है, स्टूडियो वगैरह लगा हुआ है, वही तो करेंगे और क्या, और कुछ कर ही नहीं सकते। तो इस केस में क्या होगा भाई, देखो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ओके, तो गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि भाई देखो कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कुछ काम कर रहा है तो जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे गुड्स वगैरह है, दुकान है या फिर कोई फैक्ट्री है, कोई ऑफिस है, वहाँ पे जीएसटी ऑफिसर में भी साइट विजिट कर सकता है कि कुछ गड़बड़ी है नहीं है ये चेक करने के लिए। अच्छा, अगर जीएसटी ऑफिसर साइट विजिट करता है तो रजिस्ट्रेशन कितने दिन में मिलेगा, 30 दिन में। अगर साइट विजिट नहीं करता है तो 7 दिन के अंदर अंदर दे सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड विद इन 30 days ऑफ द एप्लीकेशन आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द साइट एंड प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स। देखो where the applicant fails to undergo with Aadhaar authentication and does not opted Aadhaar authentication, ये ऑप्शन बी है। where proper officer deems site fit to carry out the site verification, अच्छा it fit to carry out the site authentication। अच्छा, where a person who has undergo Aadhaar authentication and is identified on common portal and based on the data of access and risk of the parameter to carry out the site verification। अच्छा क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि भाई जीएसटी ऑफिसर को जो चाहिए अगर आपने दे दिया तो 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन दे देगा। कैसे देगा, आपको एक आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, मतलब आपको एक वीडियो कॉल पे जाना है, एक वीडियो वगैरह बनाना है आपको और आधार ऑथेंटिकेशन करना है। कभी कभी वीडियो बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ता, अगर आपने आधार कार्ड वगैरह रिसेंटली चेक किया है तो आपको इमीडिएटली आधार ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो गया तो जीएसटी ऑफिसर को साइट विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जीएसटी ऑफिसर को साइट विजिट करने की जरूरत क्यों आ सकता है, तीनों कारण की वजह से, ये 3 रीजन की वजह से जीएसटी ऑफिसर साइट विजिट कर सकता है। नंबर 1, अगर जीएसटी ऑफिसर को यह लगता है कि भाई इस जगह को जाना चाहिए, साइट विजिट करना चाहिए, इवन इफ ऑथेंटिकेशन इज ऑन, आधार का ऑथेंटिकेशन हो चुका है लेकिन फिर भी जीएसटी ऑफिसर क्या बोल रहा है कि नहीं एक बार तो जाके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई रिस्क वगैरह उसे लगता है कि भाई ये लोग कुछ बना रहे, केमिकल वगैरह बना रहे, तो कैसा फैक्ट्री है, सेफ्टी है कि नहीं, वो देखने के लिए वो जा सकता है। इवन इफ योर आधार इज ऑथेंटिकेटेड, आधार का वेरिफिकेशन हो चुका है फिर भी वो जाएगा। लेकिन अगर आपने आधार का वेरिफिकेशन नहीं किया है तो वो डेफिनेटली जाके चेक करेगा कि ये जो इंसान जीएसटी अप्लाई कर रहा है वो सही है, मतलब वो ओरिजिनली है या फिर नहीं है। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया है और उसे चाहिए कि हाँ मैं एक बार जाके चेक करना चाहता हूं तो वो जा सकता है। ठीक है, अच्छा अगर वेरिफिकेशन के लिए वो जाता है साइट विजिट के लिए तो 30 दिन का टाइम मिला है, 30 दिन के अंदर वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन दे देगा। लेकिन सर प्रॉब्लम आता है कि अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं है, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि सर डॉक्यूमेंट्स मिलना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स का कुछ गड़बड़ी है, डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उसे चाहिए, तो क्या होगा, देखो प्रॉपर ऑफिसर इशू नोटिस देयर बाय सीकिंग क्लैरिफिकेशन
ओके, इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द एप्लीकेंट इलेक्ट्रॉनिकली। अच्छा, आपको एक मेल आएगा SNO, सो कॉज नोटिस, ओके, SCN। अच्छा, आपको एक नोटिस आएगा जिसका नाम होगा सो कॉज नोटिस, जिसमें जीएसटी का जो ऑफिसर है ना वो आपको पूछेगा कि भाई आपका जो रेंट एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट हमें डाउट लग रहा है, आप क्या करिए ओनर से पैन कार्ड भी दीजिए, आपका जो ओनर है ना उसका पैन कार्ड दीजिए। कभी कभी वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि एनओसी लेके आओ, आप 4 महीने का जो रेंट आपने पेमेंट किया है वो लेके आओ, ठीक है, आप जिस अकाउंट को पेमेंट करते हो वो अकाउंट का डिटेल दो, तो कोई भी डॉक्यूमेंट वो मांग सकते हैं, ठीक है। देखो, तो अगर डॉक्यूमेंट्स सही नहीं लग रहा है, कोई इंफॉर्मेशन वगैरह में गड़बड़ी लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, आपको डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन नहीं देगा। आपको क्या करेगा वो, आपको वो सिंपली एक चीज बोलेगा कि डॉक्यूमेंट्स अगर ऑर्डर में नहीं है तो आपको नोटिस भेजेगा, ठीक है। अच्छा, नोटिस विद इन 30 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। अच्छा, कभी कभी जानबूझ के ना, मैं एक चीज आपको प्रैक्टिकली बोलता हूँ, कुछ जीएसटी ऑफिसर जानबूझ के लेट करवाते हैं ताकि उन्हें थोड़ा सा खर्चा पाने की जरूरत होगा, ओके, दीज आर इलीगल थिंग्स, बट होता है, ओके। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैंने खुद किया है, मैंने खुद पैसा दिया है जीएसटी वालों को, ठीक है, तो सॉरी, आप तो करप्शन में, मतलब आप तो करप्शन खुद करवा रहे हो भाई, ये प्रैक्टिकली होता है, आप कुछ नहीं कर सकते वो, वरना आपको रजिस्ट्रेशन देंगे ही नहीं। तो जीएसटी ऑफिसर के पास पावर क्या है पता है, कि भाई सो कॉज नोटिस वो इमीडिएटली नहीं, मतलब आपने आज जीएसटी नंबर दिया, ऐसा नहीं कि वो कल इमीडिएटली दे सकता है, उसके पास 30 दिन का टाइम लिमिट है। जिस दिन आपने एप्लीकेशन भरा उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो क्या करेंगे, सो कॉज नोटिस भेजेंगे कि भाई हमें ये डॉक्यूमेंट सही नहीं लग रहा है, दोबारा भेजिए, ये फोटो क्लैरिटी नहीं है, दोबारा भेजिए, हमें एडिशनली ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड सही नहीं है, आधार कार्ड में नेम में कोई गलती है, दोबारा आधार कार्ड बनाइए। तो इसमें क्या होगा, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन सबमिशन डेट क्या करेगा, देखो, where a person fails to undergo आधार ऑथेंटिकेशन does not opted for आधार ऑथेंटिकेशन, अगर किसी ने आधार ऑथेंटिकेशन किया नहीं है या फिर आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्शन, आधार ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है उसे चूज नहीं किया है, where the PO deems fit to carry out side verification, अगर PO को लगता है, मतलब प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि नहीं साइड में जाके देखना चाहिए एक बार कि क्या बिजनेस चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, where a person whose Aadhaar undergone Aadhaar authentication is identified on common portal based on the data analysis and risk parameter to carry out site verification, अगर कोई गड़बड़ वाला पर्सन है जिसका आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है फिर भी नाम में कुछ गड़बड़ी है या फिर काम में कुछ गड़बड़ी है, पहले उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह रहा है, तो जीएसटी ऑफिसर साइट विजिट कर सकता है। अच्छा, विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन सबमिशन डेट टू द अदर केसेस। अच्छा, कोई अदर केस है जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, देखो जीएसटी ऑफिसर क्या कर सकता है ना, अगर डॉक्यूमेंट्स ऑर्डरली नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स या फिर आधार का ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है तो जीएसटी ऑफिसर के पास 30 दिन का टाइम है, वो साइट विजिट कर सकता है और साइट विजिट करके प्रॉपर डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकता है। अगर कोई अदर केस है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट मिस है, इलेक्ट्रिक बिल मिस है या फिर जमीन का कोई कागजात मिस है, ठीक है, या फिर कोई सिग्नेचर मिस है या फिर एनओसी नहीं है, एनओसी आपने नहीं दिया है, तो ये भी डिमांड कर सकते हैं 7 दिन के अंदर, ठीक है। इफ द एप्लीकेंट हैज फॉरनिश द क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट विद इन 7 वर्किंग डेज टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, इफ प्रॉपर ऑफिसर सैटिस्फाई इट इज ऑफिसर इज सैटिस्फाइड विद इट, ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन विद इन 7 वर्किंग डेज। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता और डॉक्यूमेंट्स का कोई रिकॉर्ड नहीं आता है तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है। देखो क्या है कि भाई जो जीएसटी ऑफिसर है रजिस्ट्रेशन लेने के टाइम पे आपको उसका हाथ पैर थोड़ा सा तो जोड़ना है। अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स है और डॉक्यूमेंट्स आपने सही अपलोड किया है तो जीएसटी ऑफिसर आपको सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन दे सकता है। और आज के टाइम पे तो भाई 24 घंटे के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। अगर आप एक लेडी प्रोप्राइटर हो ना, अगर आप एक वोमेन प्रोप्राइटर हो, मतलब कोई लड़की अगर बिजनेस करना चाहता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे जीएसटी नंबर मिल जाता है। अगर सारा का सारा डॉक्यूमेंट सही है तो 3 दिन के अंदर वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको दे देंगे। ओके, अच्छा, अगर जीएसटी का डॉक्यूमेंट सही है तो कितना दिन मिनिमम, मतलब कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा? 7 दिन के अंदर। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी किया है, गड़बड़ी मतलब अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया नहीं है, ठीक है, अगर आधार ऑथेंटिकेशन कर देते हो तो 7 दिन के अंदर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन करते नहीं हो तो जीएसटी ऑफिसर साइट विजिट कर सकता है। अगर उसे लगता है कि आधार ऑथेंटिकेशन आपने नहीं किया है
तो साइट विजिट कर सकता है। लेकिन अगर उसे लगता है कि भाई आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद भी साइट में जाना जरूरी है, बिजनेस जहां पे हो रहा है उस जगह पे जाके चेक करना जरूरी है, तो वो भी कर सकता है। अगर आधार ऑथेंटिकेशन के बाद उसे लगता है कि इस आदमी के ऊपर डाउट होता है कि इसका बिजनेस रिस्की है, इसके बिजनेस में कोई गड़बड़ी है, तो वो भी आधार मतलब क्या कर सकता है, साइट विजिट कर सकता है। अगर साइट विजिट करता है तो 30 दिन का टाइम लगेगा रजिस्ट्रेशन देने के लिए। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा तो जीएसटी ऑफिसर क्या कर सकता है, यानी कि प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, सो कॉज नोटिस आपको दे सकता है। और सो कॉज नोटिस में भी क्या होगा, देखो अगर अब आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया है, अगर आपने क्या नहीं किया है, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया है लेकिन उसे गड़बड़ लग रहा है, साइट विजिट करने जाना है, अगर आपकी डाटा से उसे रिस्क वगैरह की डाउट हो रहा है, मतलब लग रहा है कि कोई रिस्क वगैरह हो सकता है, तो वो भी क्या कर सकता है, साइट विजिट कर सकता है। लेकिन अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस है तो वो 7 दिन के अंदर अंदर आपको शो कॉज नोटिस देगा। एक बार आपको शो कॉज नोटिस मिला, आपको रिप्लाई करना है। ओके, एक बार आपने शो कॉज नोटिस रिसीव किया, आपको रिप्लाई करना है जो भी उसने मांगा है, कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, आधार ऑथेंटिकेशन हो, ये सब आपको करना है 7 दिन के अंदर। आपको जैसे शो कॉज नोटिस मिला उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको क्या होगा, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उस नोटिस का आपको रिप्लाई देना है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना है। अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिया दोबारा प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो गया, यानी कि जीएसटी ऑफिसर को जो डॉक्यूमेंट चाहिए था आपने अपलोड नहीं किया था, जैसे मेरे केस में एक बार हुआ था कि मैंने एक बार जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, मेरा एक क्लाइंट के लिए, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता कि मैं प्रैक्टिस करता हूं जीएसटी का, इनकम टैक्स का, अगर आपको कभी भी कोई जरूरत होगा आपके पापा आपकी फैमिली में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आलोक प्रोफेशनल है, मेरा नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एक बार दिखा देता हूं, सही है। ओके, सो आप लोग मेरे से कंसल्टिंग ले सकते हो, फाइनेंशियल कंसल्टिंग, बिकॉज आई एम ए क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट। ओके, तो मैं इन चीज़ों का बिजनेस करता हूँ, मेरा जो बिजनेस है वो मेरा फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस है, ठीक है। अच्छा, बाद में प्रमोशन करेंगे, अब आ जाते हैं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन पे। अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपने मतलब जो भी शो कॉज नोटिस में लिखा था अगर आपने उसे फुलफिल कर लिया तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने जो भी नोटिस था ना उसका रिप्लाई नहीं दिया, या फिर आपने रिप्लाई दिया और जीएसटी ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हुआ, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना था आपने किया, या फिर आपने बिल्कुल किया भी नहीं, ओके, या तो आप रिप्लाई देने के लिए भूल गए, आपको पता नहीं है कि नोटिस आएगा, या फिर आपको नोटिस मिला और आपने जो डॉक्यूमेंट दिया वो फिर भी जीएसटी ऑफिसर को सेटिस्फाई नहीं लगा, तो उस केस में वो क्या करेगा, आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर लेगा। ओके, और एक बार आपका रिजेक्शन हो गया एप्लीकेशन, और विथ ऑब्जेक्ट विथ रीजन लिखेगा कि क्यों हम आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं। एक बार रिजेक्ट हो गया उसके बाद आपको दोबारा नया एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था सर पूरा का पूरा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। होपफुली आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसका एक प्रैक्टिकल हम लोग करने वाले। ये जो 2 नोट्स है ना, ये जो 2 पिक्चर है, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, तो एक बार देख लीजिए उस चैनल में। ओके, एक बार इस प्रोसेस को अच्छे से याद कर लीजिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ओके, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिए, और उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं अगर आपको क्लासेस अच्छा लग रहा है। अल्टीमेटम मोटिव जो आलोक प्रोफेशनल बनाने का ये है, वो स्टूडेंट्स की, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को जो मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसके बारे में, जिसकी आपको कोचिंग में हो गया या फिर कॉलेज हो गया, जिससे अच्छी तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है, उस सब्जेक्ट को बीकॉम के बच्चों को बहुत हाई क्वालिटी वीडियो के साथ पढ़ाना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो एक बार ये ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो, उसके लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर आर्ट्स वाले हो गए, साइंस वाले हो गए, इनके चैनल को उनके बच्चे सपोर्ट करते तो आप कॉमर्स वाले क्यों नहीं सपोर्ट करोगे। तो एक बार सपोर्ट करिए, हम फिर मिलेंगे एक और क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग। ओके, बाय बाय।